पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाला, उससे हमने फिर देखा कि किस तरह से जब दो एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उनमें वेव फंक्शन मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरह से आता है। और उसका एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन को लेकर के किया कि हमने एक H2 प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन लिया, जिसमें हमने कंसीडर किया कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसको हमने टर्म डेजिग्नेट किया ए से और बी से, और कहा कि सब इनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और इनका जो जब ये जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब एक ही है तो ये कभी ए के पास होगा कभी बी के पास होगा, तो जब ये ए के पास होता है उस समय जो इसका वेव फंक्शन होगा उसको हम साई ए से डिनोट कर रहे हैं। और जब ये जो इलेक्ट्रॉन बी के पास में होगा तो उस समय जो एटॉमिक वेव फंक्शन है उसे हम साई बी बोलते हैं। और एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ये ए और बी दोनों के न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहेगा, एक ऐसी बीच की स्थिति में रहेगा, उस समय हम मानते हैं कि इसका जो वेव फंक्शन है वो साई आता है, और जिसकी वैल्यू जो है वो सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी। और ये जो सी ए और सी बी है वो एक कॉफिशिएंट है जो वेव फंक्शन ए और वेव फंक्शन बी के लिए हमने लिए हुए हैं, और इसका वैल्यू जो है वो प्लस माइनस हाफ होता है। ये हमने निकाला था। और फिर हमने कहा कि अब हम मॉलिक्यूलर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास में है इससे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हमने सपोज किया कि सब जो हमारे पास में साई ए और साई बी है ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। और जो दो नॉर्मलाइज्ड एलसीओ वेव फंक्शन के लिए जो हमारे पास में इक्वेशन आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, वो कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है। एक इक्वेशन हम आती है हमारे पास में साई बी, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, और इसके साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसके लिए वो मैंने आपको बताया था कि वो Eb है। और दूसरा वेव फंक्शन हमारे पास में आता है साई ए, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह है, और इसके साथ में जो एनर्जी है वो ये है। तो ये दोनों जो साई ए और साई बी जो है ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए एक्चुअली होते हैं। बट क्योंकि आपको पता है कि साई अकेला अगर है, वेव फंक्शन अकेला अगर है, तो उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, साई को स्क्वायर ले लेते हैं, साई का स्क्वायर। तो साई का स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, ठीक है ना, कि वो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ उसकी डेंसिटी क्या है। तो इसको कई बार हम इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर कई बार क्लाउड बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल सकता है, उसको हम साई स्क्वायर बोलते हैं। तो वो वैल्यू हम लेते हैं साई स्क्वायर। तो ये जो साई बी और साई ए, ये जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन आया है, इसको हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम स्क्वायर करें कि साई बी इक्वल्स टू 1 अपॉन हाफ का अंडर रूट, मतलब 2 का अंडर रूट, और यहाँ पर साई ए प्लस साई बी, इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होगा वो 1 अपॉन 2 होगा। तो वो ये हम 1 अपॉन 2 ले लेते हैं, और ये साई ए और साई बी जो है इसका स्क्वायर जब हम लेते हैं तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उससे हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। इसी तरह से हम साई बी के साथ साई ए के साथ में कर सकते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग है, जो कि ये क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो एडिशन कॉम्बिनेशन से है, और ये डिस्ट्रक्टिव जो कॉम्बिनेशन है जिसको हम सब्सट्रक्टिव बोल सकते हैं या सब्सट्रक्शन बोल सकते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रक्शन कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये सब्सट्रक्शन कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है वो आती है 1 अपॉन अंडर रूट हाफ, और a माइनस मतलब साई ए माइनस साई बी, इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है कुछ इस तरह से। अब इन दोनों वैल्यूज में आप ये जो वैल्यू देख रहे हो साई ए और साई बी, मतलब साई ए मल्टीप्लाइड बाय साई बी, ये जो वैल्यू है ये ओवरलैप डेंसिटी इसको हम बोलते हैं। साई ए और साई बी जो है इसको हम ओवरलैप डेंसिटी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आज
कि ये ओवरलैप डेंसिटी क्या है और किस तरीके से ये आगे इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास में दो जो एटम थे, ये एक एटम है हाइड्रोजन का और ये बी जो है वो दूसरा एटम है। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये जो साई स्क्वायर ए, साई बी स्क्वायर और साई ए स्क्वायर हमारे पास में आया है वो, और इनके बीच का ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये ए न्यूक्लियस है और ये बी न्यूक्लियस है, और इनके बीच का ये जो है वो डिस्टेंस है जिसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। और इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का हमें एक ग्राफ मिलता है और एक ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलता है। अब ये ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो साई बी मल्टीप्लाइड बाय साई बी जो डेंसिटी ओवरलैपिंग है या ओवरलैप डेंसिटी है, इसको इस ग्राफ से समझते हैं। तो ये ग्राफ जो हमें मिला है, इसमें दो तरीके, पहले हम इस वाले ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो इस ग्राफ में आपको दो तरह की लाइंस दिख रही हैं, एक डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है और एक आपको ये सॉलिड लाइन दिख रही है। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने हाइड्रोजन लिया है तो जो हाइड्रोजन है हमारे पास में, उस हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही ये जो दूसरा हाइड्रोजन है, इसका जो 1s ऑर्बिटल है, अब क्योंकि हमारे को पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे हम इस 1s में लिख दें या इस 1s में लिख दें, ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं, हम एक में ही लिख देते हैं, ठीक है ना। इस तो ये जो 1s ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये डॉटेड लाइन जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे जब ये दूर होते हैं तो आप देखोगे जब ये दूर हैं, ये यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, तो उस समय जो डॉटेड लाइन है वो आप देख रहे हो कि काफी इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। और जैसे जैसे हम इसको पास में लाना शुरू करेंगे, ये जो ए है और ये जो बी है, जैसे जैसे ये पास में आना शुरू होता है, वैसे वैसे आप ये देखते हो कि जो इसकी डेंसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये दोनों जो सिस्टम है वो ओवरलैप करना शुरू करते, पास पास आते, तो ओवरलैप करना इस तरह से शुरू करते हैं। तो ये भी इधर से पास आ रहा है, ये भी इधर से पास आ रहा है, और ओवरलैप करना ये यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर मतलब ये अभी तो हमने यहाँ पर ए और बी, ये जो दो हाइड्रोजन से यहाँ दिखाए, ये एक्चुअली होते दूर है। मान लीजिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, इस समय ये यहाँ पर और ये यहाँ पर है, तो इस समय जब होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ और होगा। तो जब ये पास 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 आना शुरू करेगा यहाँ पे, और ये भी इस तरह से पास पास आना शुरू करेगा, फिर ओवरलैपिंग इनकी होने लगेगी, तो ये एक ऐसी डिस्टेंस बन जाएगी जहां से ज्यादा और नजदीक ये नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ली है। तो ये ओवरलैपिंग करके कुछ इस तरह का हमें ये ग्राफ देगा। तो ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखा रही है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है। और ये जो टोटल हमारे पास में जब ये पूरा का पूरा ओवरलैपिंग कर लेगा तो कुछ इस तरह की स्थिति आएगी। तो ये जो स्थिति आपको यहां जो दिख रही है ये जो इसको आप, ये जो डॉटेड लाइन को आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइन है ये किसके लिए है? ये हमारे पास में जो साई ए, जो हमारे पास में ए एटम है उसका साइज को, उसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये जो है ये डेंसिटी है हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो साई बी है उसके लिए। और जब ये कंबाइन हो जाता है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है जो हमें ये सॉलिड लाइन से दिख रहा है। ये सॉलिड लाइन जो है इससे जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या है? ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल का है, ये जो साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब ये यहां पर ओवरलैपिंग कर लेगा तब ये बनाएगा साई बी स्क्वायर, और इस समय ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं साई बी स्क्वायर। तो ये जो आपके पास में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है साई बी, वो कैसा है? वो बॉन्डिंग नेचर का है। इसी तरह से इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे, पहले मैं आपको इसको भी बता दूं। तो यहां पर भी आप देख रहे हो तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन वही है
ये आपके पास में साई ए स्क्वायर है और यहाँ पे जो है वो साई बी स्क्वायर। यहां जो हो रहा है वो एडिशन कॉम्बिनेशन से हो रहा है। जब वो वेव फंक्शन है उन दोनों के जो साइन है वो सेम हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये एस जो है वो कुछ इस तरह से होगा, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव पास पास है यहाँ पे, तब हो रहा है। तो ये एडिशन कॉम्बिनेशन से हो रहा है, और यहाँ जो हो रहा है वो सब्सट्रैक्शन से हो रहा है कि ये आपके पास में एस ऑर्बिटल है और यहाँ पे दूसरा एस ऑर्बिटल है, और इन दोनों के जो साइन है वेव फंक्शन के वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जब इस तरह से कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है तो ये जो आपको मिलेगा, ये जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली सॉलिड लाइन या ये वाली सॉलिड लाइन, ये क्या है, ये हमारे पास में है साई ए स्क्वायर, ठीक है। और ये बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ वापस आते हैं इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर, और ये क्या कहता है कि अगर मान लो कि ये जो साई ए और साई बी जो है ये कंबाइन ना हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, और ओवरलैपिंग भी नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं ये वाला जो फैक्टर है साई ए मल्टीप्लाइड बाय साई बी, ये जो ओवरलैपिंग फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस समय 0, जब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा तो ये जो साई ए साई और मल्टीप्लाइड बाय साई बी, ये जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं 0। तो जो हमारा इक्वेशन था कौन सा वाला, ये वाला जो इक्वेशन था, ये जो हमारे पास इक्वेशन है साई बी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी जब ये अनकंबाइंड फॉर्म में रहेगा या ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, वो इक्वेशन आएगी सिर्फ ये, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन होगी आपके पास में हाफ साई स्क्वायर और साई बी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास में आती है फॉर अनकंबाइंड, या ये कह सकते हैं कि when there is no overlapping of orbitals, या ये कह सकते हैं कि जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही हो तो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हाफ साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ए और बी के बीच की, ये जो ए और बी है इसके बीच की, कब, जब ये अनकंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। और जब ये मूव करेगा, पास पास आएंगे और ये कंबाइंड होंगे तो इसमें एक फैक्टर जुड़ जाता है, ये साई ए और साई बी का मल्टीप्लीकेशन, जिसे आप क्या बोलते हो, ओवरलैप डेंसिटी बोलते हो। और हमेशा इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है जो अनकंबाइंड इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आ रही है, ये हमेशा इस वैल्यू से क्या होगी, हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना, विच इज मोर बाय साई ए मल्टीप्लाइड बाय साई बी, ठीक है। तो जब ये कंबाइंड हो जाएगा तो उस समय जो हमारे पास वेव फंक्शन आएगा वो ये वेव फंक्शन आएगा, और इसमें आप ये देख रहे हो कि ये अनकंबाइंड का है, ये हमारे पास ये अनकंबाइंड का है, अनकंबाइंड, और जब कंबाइंड हो जाता है तो ये जो टर्म है ये इसमें और इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एंटी बॉन्डिंग में देखें इस तरह से, तो आप यहां देख रहे हो कि यहां जो डेंसिटी है, जो ओवरलैप डेंसिटी है वो है ही नहीं या बहुत कम है, ठीक है ना, ये वाली जो स्थिति है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, है ना। हम इसको 0 नहीं बोल सकते कभी भी, बट हम ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो जो हमारे पास में टर्म है ये वाली ओवरलैप डेंसिटी, आपको पता है ये वाली टर्म फिर हम क्या करेंगे, हम इस टर्म में से उसको माइनस कर देंगे। इसी वजह से जब एंटी बॉन्डिंग के लिए आपके पास में ये जो इक्वेशन आती है, तो इस इक्वेशन में आप ये साई ए मल्टीप्लाइड बाय साई बी, ये वाला जो टर्म है ये माइनस कर देते हो। आप ये कह सकते हो कि ये जो टर्म है हमारे पास में जो अनकंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, इससे ये साई ए मल्टीप्लाइड बाय साई बी, ये वैल्यू कम होती है, ठीक है ना, या इतनी वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ये साई ए और साई बी, ये वैल्यू
इस वैल्यू में ऐड कर दी जाए, इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi b आपको मिल रहा है, ये हैवीली कंसंट्रेटेड वो जगह है जहां पर इन दो न्यूक्लियस के बीच में, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और जब ये पास पास आते हैं और वो अट्रैक्शन उसमें हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है इस ओवरलैपिंग के थ्रू, तो आप ये कह सकते हो कि जो इफेक्टिव एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको इस तरह से भी आप एक ग्राफ में यहाँ पर आपका प्लॉट करूं तो आप कुछ इस तरह से समझोगे। इस ग्राफ को, एक ग्राफ आपने कभी इस तरीके का देखा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, ये दोनों दोनों क्या करते हैं, ये पास पास आना शुरू करते हैं और पास पास आना शुरू करेंगे, ओवरलैपिंग होगी, एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो आप देखोगे इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ये दोनों एनर्जी जब इतनी कम हो जाएंगी कि उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, ये डिस्टेंस आर है और ये एनर्जी है, तो ये एक ऐसी डिस्टेंस पर आकर के ये एनर्जी मिनिमम एनर्जी पर पहुंच जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये बोलेंगे हम बॉन्ड लेंथ की। ये जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये दो जो न्यूक्लियस है, ये इससे पास में नहीं आ सकते, ठीक है ना, इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते, या इसको पास पास बना करके दिखा सकते हो आप। ये जो डिस्टेंस है वो ये वाली स्थिति होती है कि एनर्जी यहां पर क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी पर जो इसकी स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से जब हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन एटम जब दूर दूर होते हैं तो उनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए ये पास पास जब होते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज करके और इस मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, और ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। और ऐसा सिर्फ अकेला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए नहीं, हम जितने दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स देखेंगे या कंपाउंड्स देखेंगे, उन सब में यही चीज होती है कि जो एटम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और जब वो पास आता है, ओवरलैपिंग करता है, और जितना ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग वो कर सकता है या उसके मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं, उतना ही स्टेबल वो कंपाउंड बनता जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है ना। तो इन सिंपलर वर्ड्स क्या कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हमेशा लोअर होती है उसके अनकंबाइंड ऑर्बिटल से। ये जो अनकंबाइंड ऑर्बिटल हैं, इस ऑर्बिटल को हमने यहां दिखाया है दूर, इसको यहां दिखाया है, तो इससे हमेशा इसकी एनर्जी क्या होगी, ये क्या है, ये कंबाइंड ऑर्बिटल है, जब ये कंबाइंड हो गए, और यहां पर अनकंबाइंड है। ठीक है, तो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों समझ में आ गए कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से कंबाइन होते हैं, किस तरीके से वो एक बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंसेस देखना चाहें कि सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई एटम था, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा एटम यहाँ पर है हमारे पास में, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो अगर आप इस एटॉमिक ऑर्बिटल को देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस होता है या नाभिक का जो इन्फ्लुएंस होता है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस तक सीमित होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी से आकर्षित होगा, इस वाले न्यूक्लियस से ही ये सिर्फ अट्रैक्टेड है ना। इस इलेक्ट्रॉन का संबंध इस न्यूक्लियस से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर है कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस इसी खुद के ही एटम का होता है। ऐसे ही सेम इसके साथ होगा। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करो, ठीक है ना, और अगर ये एटम्स जो हैं दोनों पास पास आ गए और उस समय हमारे को पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ में भी अट्रैक्शन होगा और इसका इसके साथ में भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहां ये कह सकते हो कि
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस होता है वो दो या दो से ज्यादा जो न्यूक्लियाई हैं उनके साथ में होता है, या ये कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है, दो के साथ में भी हो सकता है और दो से ज्यादा जो न्यूक्लियस है उनके साथ में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप उसको बनाए वाटर मॉलिक्यूल को बनाए तो देखो ये आपका ऑक्सीजन है और ये हमारे पास में ये हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से बनाते हो, ये है ना। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका भी आपस में संबंध होगा, इसका भी आपस में संबंध होगा और इसका भी आपस में संबंध होगा। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, उसका संबंध इसके हाइड्रोजन से भी है, इस हाइड्रोजन के, और इस हाइड्रोजन के उससे भी है। तो ये दो से ज्यादा हो गए, तो वो और भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बॉन्ड बना रहा है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप जो होता है वो बहुत ही सिंपल शेप होता है, और जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो शेप होगा वो कॉम्प्लेक्स शेप होगा। वो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बनाओगे एटॉमिक का कि कहां पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल्स में इसके भी सारे के सारे ऑर्बिटल्स, इसके भी सारे, ये तो हमने 1s लिया है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 1s हो, वो p का भी हो सकता है, d का भी हो सकता है, और कई सारे हो सकते हैं, है ना। जब वो, क्योंकि वहां एक ही बॉन्ड तो नहीं बन रहा, वहां दो बॉन्ड भी बन सकते हैं, तीन बॉन्ड भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर अलग अलग ऑर्बिटल्स भी काम आएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंपल शेप होता है। और एक और डिफरेंस आप बता सकते हो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किसी भी एटम की अंदर की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनता है, जब ये दो एटम्स मिलेंगे आपस में, या कोई भी दो एटम्स मिलते हैं, तो उस समय जो उसका जो एटम, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये जैसा भी कंबाइन हुआ है, ये वाला एटम और ये दूसरा एटम, या दो से ज्यादा, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, 10 एटम, कितने भी वो जो कंबाइन हुए हैं, उनकी वजह से वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो एटम के अंदर खुद से ही है, ठीक है ना, क्लियर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसकी अंदर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है कि किस तरह का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये यहाँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जो बात की थी कि साहब ये इस तरह से कंबाइन होते हैं, और एक को हमने कुछ दिन से पढ़ रहे हैं कि साहब एडिशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक में सब्सट्रैक्शन कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी ये जो एटम है, ये सब वेव नेचर भी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वेव नेचर रखते हैं, वो कुछ ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है, वो वेव के फॉर्म में होता है। तो वहां पर जब हम देखेंगे कि कब वो कंस्ट्रक्टिव या एडिशन कॉम्बिनेशन कर रहा है और कब वो डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कर रहा है या सब्सट्रैक्शन कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो हमें पता है वेव्स कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहले हम वेव को देखें तो वेव कुछ इस तरीके का होता है। ये वेव आपका है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। देखो ऑर्बिटल नाम की कोई चीज होती नहीं है उस तरीके से। अगर आप देखो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा आपको नजर आ रही है, जिस रीजन में सबसे ज्यादा नजर आएगी, है ना, उसी को आपने ऑर्बिटल बोल दिया। ऑर्बिटल नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है कि साहब ये ऑर्बिटल है और वहां वो फिक्स कोई एक घर है और वहां वो बैठ गया जाकर के, नहीं। उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी वो कहीं भी हो सकता है, तो एक क्लाउड बनाता है, ठीक है ना। वो है, वो एक स्फेरिकल शेप बना देगा तो उसको हम एस बोल देंगे। और अगर वो कुछ इस तरीके से बनाएगा कि साहब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मिल सकता है, इन जगहों पे सबसे ज्यादा मिलेगा, तो वो कुछ इस तरह का हमारे को जो डेटा मिलता है, उस डेटा से हमें वो दिख रहा है कि साहब ये डेटा जो है वो कुछ इस तरह का शेप दे रहा है, डंबल शेप, तो हमने इसको पी बोल दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो ये इलेक्ट्रॉन ही है जो इस तरीके से ये वेव लाइक मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये वेव लाइक मोशन में मूव कर रहा है, वो कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये तो वेव है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रही होती है, ठीक है ना। और एक वेव इसकी हो सकती है और दूसरी वेव जो है वो इस दूसरे हाइड्रोजन की हो सकती है, वो भी कुछ इसी तरीके की है, इस तरीके की वेव है, ठीक है ना।
और ये एक हाइड्रोजन के लिए जिसको हमने ए बोला है, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए जिसको हमने बी बोला है। तो दो तरह का जब कॉम्बिनेशन होगा, एक हम बोलेंगे एडिशन। तो साहब एडिशन कब होगा? एडिशन तब होगा जब ये दोनों वेव्स जो हैं वो फेज में हो, एक फेज में। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। मैं इसको यहां ना बना करके मैं इसको इसके नीचे बनाता हूं, यहां बनाता हूं। ये सेम इसी तरीके से यहां ये चला, ऐसे ऐसे, यहां ये चला ऐसे और ऐसे। आप ये देखोगे इसके नीचे ये क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रो के नीचे ट्रो, क्रेस्ट के ऊपर, ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसी वेव्स जब पास पास मिलती हैं या ओवरलैपिंग करती हैं, जब ये पास पास आएंगी ना तो ओवरलैपिंग करेंगी ये, और जब ये फेज में रहेंगी, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई रहेंगी, तो ये जो वेव्स हैं इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जब ये कंबाइन हो जाएंगी और इनका एक नया जो वो बनेगा, जब ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है, ये H जो हाइड्रोजन ए जिसको हमने बोला और ये हाइड्रोजन बी हमने बोला, या फिर हम इसको हाइड्रोजन ना बोल करके हम यहाँ इसको ये कह सकते हैं, ये तो साई ए है और ये हमारे पास में साई बी, ठीक है। और जब ये बनाएगा यहां पर क्या? साई स्क्वायर, ठीक है ना। तो तब क्या होगा? तब यहां पर कुछ इस तरीके का वेव हो जाएगा। मतलब इसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके का होगा, ये कुछ इस तरीके का एम्पलीट्यूड शो करेगा। तो अब ये देखो, ये जो वेव बनी है ये इन दो वेव्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, इसीलिए इसे हम कई बार बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपने पहले पढ़ा होगा। देखो किसी भी चीज में अगर आप किसी का दखल कोई देता है, इंटरफेयर हम कर रहे हैं, तो उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। और वेव्स भी वही है कि दो वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो वहां पर वो एक दूसरे के जो पाथ है उसमें दखल देंगी। ये पाथ ही है, जिस पाथ में मतलब जिस रास्ते में ये जा रही है उसी रास्ते में दूसरी वेव भी आ जाए और दोनों आपस में टकरा जाएं, ठीक है ना। तो वहां दो तरीके से टकरा सकती है, जब उनका बिल्कुल फेज के अंदर ओवरलैपिंग हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और दो वेव मिलकर के क्या होगा? ये मतलब 1 किलो और दूसरा आपके पास में वो भी 1 किलो, तो ये दोनों टोटल मिलके क्या बना लेंगे? 2 किलो मटेरियल बना लेंगे। तो इसी तरह से इनका जो वेव है वो भी कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, जुड़ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनका जो वेव है वो फेज में ना होकर के आउट ऑफ फेज। देखो डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, बहुत शार्प डायग्राम्स यहाँ पे नहीं बना पाते हैं हम इस पैड पे, तो उसका थोड़ा सा आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। अब यहां देखो, ये तो है क्रेस्ट और ये है ट्रो। तो क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट नहीं आ रहा, ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है एम्पलीट्यूड इसकी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों जो पास पास हैं, जब मैंने बोला था कि प्लस प्लस, ये जो लोब्स होती हैं, ये इसका माइनस इसका प्लस, ये वेव फंक्शन का प्लस, सॉरी ये वेव फंक्शन के ये प्लस प्लस। तो प्लस प्लस का मतलब यहां पर अब समझ में आ गया होगा कि प्लस प्लस क्यों बोल रहे हैं। प्लस प्लस का मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू है, इसी तरह से मूव कर रही है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव वैल्यू है। तो ये जब पास पास पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं, ये पॉजिटिव मिला, इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है वेव फंक्शन का ये मिला, ठीक है ना। तो कैसा बनेगा? वो इस तरह का कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक तो पॉजिटिव पार्ट यहां, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये जीरो है, यहाँ ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, यहाँ ये बीच में जीरो है, तो इसका पॉजिटिव
और इसका नेगेटिव, ये जब मिलते हैं तो उस समय क्या होगा, उस समय उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और उस समय क्या होगा, इस समय तो एम्पलीट्यूड जुड़ गए, ये जो एम्पलीट्यूड था वो जुड़ गए, ये प्लस हो गया है ना, ये साई ए और साई बी जो है वो यहाँ पर प्लस हो चुका है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो वेव कैसा आएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो वेव आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा, इसमें कोई वेव होगी ही नहीं, ठीक है ना। यहां पर आप देखो कोई वेव है ही नहीं, और ऐसी स्थिति में आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या है, 0 के आसपास। तो इसलिए यहां पर वेव दिख ही नहीं रहा, ये जो मेरे को यहाँ थोड़ा छोटा दिखाना चाहिए, लेकिन छोटा दिखाऊं कहां से, जब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, और थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होगी तो थोड़ा बहुत वेव इस तरह का दिख जाएगा आपको, इस तरीके का, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। एग्जैक्ट ऊपर नीचे होगा तो कुछ इस तरह का होगा, और एग्जैक्ट नहीं होगा तो उस तरह से होगा। तो ये जो चीज मिली हमें यहाँ पे, ये जो बिल्कुल प्लेन लाइन मिली, ये वेव दिख रही है, मैंने वैसे ही बता दी है बताने के लिए कि ओवरलैपिंग कैसे। तो ये जो वेव आपको मिला है, ये क्या है, नोडल प्लेन। प्लेन प्लेन क्या होता है, तल होता है ना, प्लेन प्लेन तल होता है, और हम अब तक बहुत पहले से आप पढ़ते आए हो नोडल प्लेन्स, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होती है, लेकिन हम कहते हैं कि 0 नहीं है, वो कभी मिल भी सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ पर ओवरलैपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आ जाए तो वो जो प्लेन है वो प्लेन इसी से लिया गया है कि ये जो वेव है वो क्या हो जाती है, ये समतल हो जाती है वेव, और इस समतल वेव के होने की वजह से इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, ठीक है। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो और आपके पास में वेव फंक्शन आएगा, वो वेव फंक्शन होगा किसका, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, और ये जो है वो एंटी बॉन्डिंग का, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब है जो बॉन्ड बनाने को फेवर नहीं करता। तो जब वेव ही नहीं है यहाँ पर तो बॉन्ड कहां से बनेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की वेव ही नहीं है तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने यहां पर समझने की कोशिश की कि किस तरीके से वो बॉन्ड जब बनता है तो एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो जब पास पास आते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरीके से, दो तरीके से यहाँ पर कंबाइन हो सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं। तो अब तक हम जो पढ़ते आए हैं कि साहब हम ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से करते हैं, वो एक ठीक है यार, हम 3 डायमेंशनली उसको बता रहे हैं कि साहब वो स्फेरिकल शेप का है, वो है, लेकिन हमें पता है अल्टीमेटली तो ये वेव के फॉर्म में ही जा रहा है ना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पर ये वेव, ठीक है ना। तो ये वेव ही आपस में यहाँ पर मिल रही है, तो वो आपको समझ में आ गया। अगर हम इनकी एनर्जीज की बात करें, जब हमने यहाँ पर बना दिया कि साहब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया, ये मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी। जो हमने यहाँ पर अभी समझा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आता जाता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाती है, एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाती है। तो यहाँ पर भी जब आप यहाँ देखोगे कि जब एटम्स पास आ रहे होंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, और ये जो एनर्जी कम होती जाएगी इसी वजह से आप एक और डायग्राम पढ़ते हो कुछ इस तरीके के, जहां बताते हो कि साहब ये जो है ये एक ऑर्बिटल है 1s का, यहाँ पर भी आप बताते हो कि साहब ये एक 1s का ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का 1s है, ये हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s है, इधर ये जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल बताया हुआ है, इधर भी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल बताया हुआ है, और बीच में जब ये पास पास आएंगे, जब ये पास पास आ रहे हैं
तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म करेगा उसको आप यहाँ पर दिखाते हो कि साहब ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है। तो जब ये एटम्स पास पास आ रहे होते हैं तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, कम कर रहे हैं। जहां एनर्जी ये कम हो रही है तो इस वाले ऑर्बिटल को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं साहब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग बीओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख देते हैं, चलो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो ऑर्बिटल बनेगा जहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जब रिपल्शन ज्यादा है वहां पे, तो ये जो ऑर्बिटल बन रहा है वो है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें कि साहब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन में भी H2 प्लस मॉलिक्यूल की बात करें तो हमें पता है कि एक के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा खाली। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाएंगे, खैर उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो लोअर एनर्जी से लेकर के ये एनर्जी है, ये ऊपर की तरफ, और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये जो आप ये वाली जो चीज देख रहे हैं ये क्या है, आर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, कि ये कितना दूरी पर है जो एटम्स हैं, पास पास हैं या दूर हैं, कैसे हैं। तो यहां आप देखते हो कि साहब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उसी क्रम में भरा जाएगा कि पहले लोअर एनर्जी के, लोअर एनर्जी, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये हायर एनर्जी का पहुंचेगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन हमें भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप H2 प्लस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो मैं आपको ये जो बता रहा हूं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसमें इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना है उसमें आप इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हो। और क्योंकि मालूम है कि S और S, 1s और 1s जब ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। वो मैंने अभी पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो सिग्मा क्यों होता है, पाई क्यों होता है। और क्योंकि ये 1s से बना है, 1s से, तो सिग्मा 1s, इसको सब्सक्रिप्ट में 1s लिख दोगे। और इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इस, तो आप इस, अब ये सिग्मा बना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिग्मा है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम शो कर रहे हैं सिग्मा से। अगर हम सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल को शो कर रहे होते तो 1s से करते, और क्योंकि दोनों का अब यहाँ पर ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड बन गया तो उसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। तो सिग्मा 1s1 ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो खैर यहाँ पर रिलेटिव एनर्जीज में आपको बता रहा था कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो रिलेटिव एनर्जीज हैं वो किस तरह से शो की जाती हैं। ठीक है। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और इससे हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी हमेशा अपने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे ज्यादा होती। ठीक है। तो ये हमारे पास में था कि किस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। आप डिफरेंसेस भी बता सकते हो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। आप कह सकते हो कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं जब वेव फंक्शंस ऐड होते हैं, जब वेव फंक्शन ऐड होगा। अगर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है तो यहाँ पर आपकी ये जो साई की जो वैल्यू आएगी ना, ये जो साई की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये आएगी साई ए और साई बी, ये दोनों क्या हुए हैं, इनका एडिशन हुआ है, प्लस हुए हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसमें जो साई होगा वो साई ए माइनस साई बी। यहां जो लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, सब्सट्रैक्टेड कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है ना, या सब्सट्रैक्शन कॉम्बिनेशन हुआ है, ये सब्सट्रैक्शन। और यहां जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, वो एडिशन कॉम्बिनेशन है। और कह सकते हो कि साहब इनकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ठीक है ना। और साथ में ये भी कि साहब ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करते हैं, या वो बॉन्ड फॉर्मेशन ये कह सकते हैं कि बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग है, वहां पर वेव है ही नहीं, और वेव है ही नहीं तो कॉम्बिनेशन किस बात का।
ये जब हमने जैसे यहाँ बात की कि वेव है ही नहीं तो कॉम्बिनेशन किस बात का। इसीलिए जब आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हो, आप एक जगह पढ़ते हो कहीं ना कहीं कि सब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर में आप क्या करते हो कि साहब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आप माइनस करते हो और फिर उसका हाफ लेते हो, मतलब बाय 2 लेते हो। बॉन्ड ऑर्डर जो आप लेते हो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि सब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसी मॉलिक्यूल में कितने हैं, वही होता है ना। तो यहां पर आप क्या करते हो, आप कहते हो सब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं माइनस नंबर ऑफ जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं और डिवाइडेड बाय 2। ये आप यहां पर लेते हो और इसको आप रिप्रेजेंट भी कर देते हो। जैसे आप अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, तो आप कह सकते हो n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है किसके लिए, सब ये हमने कहा कि सब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग को a से ले लो और फिर इसको कर दो 2। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है BO, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको माइनस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग टू फॉर्म बॉन्ड, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसी वजह से हम इन एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको वहां से हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहता है और वहां पर किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है ना। सो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन हमारे पास में, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, जिसको हम फर्दर आगे पढ़, हालांकि ये चीज हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा टच दे रहे हैं थर्म उसका क्वांटम मैकेनिक्स का, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सब यहाँ क्या हो रहा है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो डिफरेंसेस है वो आप इजीली यहाँ बता सकते हो। अब देखो सिग्मा ऑर्बिटल या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, ये आप पहले से पढ़ते आए हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है, हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके। तो देखो सिग्मा ऑर्बिटल दो तरीके से बन सकता है, या तो सिग्मा बन सकता है जब s और s ओवरलैपिंग करें, है ना, नॉट वन s और s जो है वो ओवरलैपिंग करें, ठीक है। तो आपको पता है ये स्फेरिकल शेप का है, ये स्फेरिकल शेप का है, ये S है, ये भी S है, और ये ओवरलैपिंग कर जाएगा, पास पास आकर के ये ओवरलैपिंग कर गया इस तरीके से, ठीक है। जो हम हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल हमने पढ़ा उसमें हमने देख लिया। और इसी तरह से कैसे बन सकता है, ये बन सकता है जब p ऑर्बिटल हो और दूसरा भी p हो, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब करते हैं और इनका जो सेम वेव फंक्शन है, पॉजिटिव वेव फंक्शन, इधर भी पॉजिटिव वेव जो साइन है ये सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट, तो क्या करेगा ये लोब्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगी और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो P है वो P से बना है, यहाँ पे S से बना था इसलिए हम लिखते हैं इसको सिग्मा S। अब ये S 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, कोई भी S हो सकता है ये। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो सिग्मा स्टार S बनेगा, वो 1s 2s 3s कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम P की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये P किससे बना हुआ है, ये जो एंड टू एंड हुआ है, तो मान लीजिए कि ये PZ से हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिग्मा PZ, और इसका जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, वो तब बनेगा जब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो डिफरेंट वेव्स की, ये ओवरलैपिंग हुई और ये तो है प्लस और एक है माइनस, यहां पर हो गया ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा। ये जो बनाएगा, ये जो बनाएगा, ये कैसा बनाएगा, ये बीच वाला जो पार्ट है ये इस तरह का हो जाएगा और ये छोटे छोटे पार्ट इस तरह से, है ना। ये जब बनाएगा तो क्या होगा, ये जब बनाएगा तो आपको पता है यहां पर ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और ये कुछ इस तरीके का शो होगा आपको, इस तरीके,
तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये जो है वो आपका बनेगा क्या, सिग्मा स्टार बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड ही, बट सिग्मा स्टार, और किसका, पीजेड का। अब ये वन वन में तो खैर पी होता नहीं है, तो आप ये 2pz कर सकते हो, 3pz कर सकते हो, 4pz कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे 1s 2s 3s 4s इसको कर रहे थे, ऐसे ही आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो ये बनता है आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। वो अलग अलग उसके लिए आप दिखा सकते हो। अच्छा, पाई ऑर्बिटल कब बनता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, वो तब बनता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब, अच्छा एक चीज और, कि ये जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिमेट्रिकल। ये दोनों, चाहे ये हो या ये हो, ये बनाते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो भी कैसे, सिग्मा, सिमेट्रिकल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सिलेंड्रिकल, ये देखो सिलेंड्रिकल है,